हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10th हिंदी के 9 नंबर चैप्टर है अभिनय, इसके पाठ के प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, तो जल्द से आप लोग वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या पिछले का जो 8 चैप्टर पढ़ाई हुआ है पूरा आठों का आठों चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट है। आठों चैप्टर कंप्लीट है, जल्द से कमेंट करके बताइए। और काव्यखंड में पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। काव्यखंड का 12वां चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसका जो हिंदी अर्थ होता है वो, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। ये सभी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल का आइकन आएगा घंटी वाला, उस पर क्लिक करके और ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, अभिनय क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। अभिनय के बारे में पूछा है कि अभिनय क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। देखिए ये सभी प्रश्न कितना नंबर वाला है, तो 2 नंबर वाला में आप लोगों से पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभिनय के बारे में बात किया गया है। अभिनय एक स्थान का नाम है, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। इतना लिखना है आपको। क्या पूछा है, अभिनय क्या है, तो अभिनय एक स्थान का नाम है जो कि दक्षिण फ्रांस कहाँ अवस्थित है पूछा है, तो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। आई होप आप लोग समझ गए फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने पेश है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है, बरस अभिनय में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। यहाँ पर देखिए प्रति वर्ष होगा। प्रति वर्ष अभिनय में कैसा समारोह हुआ करता है, तो देखिए गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। हर वर्ष है जो कि फ्रांस में क्या होता है, अभिनय में तो गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष अभिनय में होता है। आगे क्वेश्चन है थर्ड नंबर, लेखक अभिनय किस सिलसिले में गए थे, वहां उन्होंने क्या देखा। लेखक इसके कौन है, अभिनय के लेखक तो अशोक वाजपेयी है। ये अभिनय क्यों गए थे, किस सिलसिले में वहां पे गए थे और उन्होंने वहां पे क्या देखा। देखिए आंसर, इसका आंसर आप लोग ध्यान से देखिए। पीटर ब्रूके का विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था, उसी के निमंत्रण पर लेखक अभिनय गए थे। वहां उन्होंने देखा कि समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाते हैं। देखिए जो पीटर ब्रूक था इसका एक विवादास्पद क्या था, पहल जो महाभारत इनका था यह यहाँ पे प्रस्तुत होने वाला था और इसी के निमंत्रण में अशोक वाजपेयी अभिनय गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है चौथा, और जो स्टूडेंट्स अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ला शतरुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग होता है। ला शतरुज यहाँ पे कर लेंगे, शतरुज होगा। ला शतरुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, तो देखिए दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, फ्रेंच शासकों के द्वारा बनवाया गया था। किसकी गतिविधि, तो पोप की गतिविधि पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था, यह अभिनय में है। ला शतरुज क्या है, तो यह एक किला है जो कि पोप पर नजर रखने के लिए फ्रेंच शासकों के द्वारा बनवाया गया था। उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। समझ गए आप लोग चौथा क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पंचमा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ला शतरुज का अंतरण विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा है। लेखक ने ला शतरुज के जो स्थापत्य, इसे मौन का स्थापत्य बोले, ऐसा लेखक क्यों कहते हैं अपने शब्दों में लिखने के लिए दिया है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को कैसे लिखना है, मैं यहाँ पे टाइप करके लाया हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। और इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाता है, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आप लोग ज्वाइन कर लोगे, टेलीग्राम पे इसका PDF मिलेगा। ला शतरुज फ्रेंच शासकों द्वारा निर्मित किला में काथुरिसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ, यहाँ पे काथुरिसियन कर लेंगे। उसके भीतरी भाग में ईसाई संतों के चैम्बर्स बने हुए हैं।
दो दो कमरों के चैम्बर सुसज्जित है। 14वीं सदी के फर्नीचर लगे हैं। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। कार्थुसियन संप्रदाय मौन में विश्वास करता है। अपने शब्दों में लिखने के लिए दिया है, आप लोग इसे अपने से लिखने की कोशिश कीजिएगा। उसके द्वारा ला शत्रुज में सारा स्थापत्य मौन का ही स्थापत्य है, अतः लेखक ने इसे मौन का स्थापत्य की संज्ञा दी है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो जल्द से लाइव चैट में थम्स अप वाली इमोजी को सेंड कर दीजिएगा। कोई डाउट नहीं यहीं तक। चलिए स्माइल इमोजी आप लोग जल्द से सेंड कीजिए। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे छठा क्वेश्चन देखिए, लेखक आबिन्यो क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे? लेखक की उपलब्धि क्या रही? देखिए इन्होंने आबिन्यो गए थे तो अपने साथ ले गए थे टाइपराइटर और 3-4 पुस्तकें, कुछ संगीत के टेप्स लेकर गए थे। देखिए लिखना क्या है, आपको आंसर लिखना है। लेखक आबिन्यो अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स लेकर गए थे, जो कि अभी कीबोर्ड है। कीबोर्ड आप लोग जानते हैं कीबोर्ड, तो यही कीबोर्ड उस समय टाइपराइटर हुआ करता था। और कुछ संगीत के टेप्स लेकर गए थे। वहाँ के 19 दिन 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक रहे। कुल 19 दिनों में वहां रहकर उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना की। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा? तो पूछेगा कि आबिन्यो में या लेखक आबिन्यो गए थे तो इन्होंने कितने कविताएं की रचना की या कितने दिनों तक रहे थे? तो 19। यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको याद रखना है कितने दिन आबिन्यो में लेखक रहते हैं, तो 19 दिनों के लिए। और कितने कविताएं लिखते हैं, तो 35 कविताएं, यानी कि 35 काव्य। और गद्य की बात करें कहानी, तो कहानी कितने लिखते हैं? तो 27 कहानी, 35 कविता और 19 दिन तक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है? देखिए प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, कवि महोदय का एकांतवास मौन में विश्वास रखने वाले संप्रदाय के स्थान में था। उनके ऊपर भी मौन साधना का प्रभाव हुआ। वे एकाएक मौन रूप से प्रतीक्षा कर रहे पत्थर का ही मानवीकरण कर डाला है। कोई भी डाउट नहीं यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न ये सभी है। ज़्यादा यहाँ पर आपको ये नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, आबिन्यो के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं? लेखक आबिन्यो के प्रति कैसा अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं? आबिन्यो के प्रति किस तरह से वर्णन करते हैं? देखिए, वे सुंदर निबिड़ सघन सुनसान दिन और रातें थी, भय पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई थी। आबिन्यो के बारे में लेखक बताते हैं कि वहां गए तो वे सुंदर निबिड़ सघन सुनसान दिन और रातें थी, भय पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई। यह पुस्तक उन सबकी स्मृति का दस्तावेज है। आबिन्यो को उसी के मठ में रहकर लिखी गई जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। आबिन्यो एक क्या है? तो यह एक ललित रचना है। यह कहाँ लिखा गया था? तो ये आबिन्यो के ही मठ में लिखा गया था, यह जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। लिखी गई कवि प्रजापति भी जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है। और अपने चैनल का नाम है कृतज्ञ क्लासेज। यहाँ पे देखिए ता हटा देना है तो कृतज्ञ। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, जल्द से हम लोग 10 के सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही लाइक करते हैं, तो आपको अंत तक देखना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है वीडियो कैसा लगा। और चैनल को तो हर हाल में सब्सक्राइब करके रखना ही है। देखिए 9वां क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता है और विषमता है? मनुष्य की जीवन से पत्थर की तुलना करना है कि इसमें क्या समानता है और क्या विषमता है। देखिए उत्तर, मानवीय जीवन में सुख और दुख के समय व्यतीत होते हैं। जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है। मानव के जीवन में सुख होता है तो ये भी अनुभव होता है, दुख का भी अनुभव होता है, यानी व्यतीत होता है। जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है। मानव उतार चढ़ाव देखता है। ये तो मानव देखता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या उतार है, कहाँ ग्राफ जा रहा है, किस तरह से उतार है, चढ़ाव क्या है, तो ये सभी है जो कि मानव देखता है। पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। पत्थर भी शीत और ताप दोनों का सानिध्य पाता है।
मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है, पत्थर भी प्राचीनता को अपने में सहेजे रखता है। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। मानव के बारे में बताते कि मानव है जो कि अपने भावनाओं को प्रकट करता है, अपने अनुभव को व्यक्त करता है, परंतु पत्थर मूक रहता है। मानव तो देखिए जो भी उसका अनुभव होता है, कहीं भी जाता है तो वो वहाँ पे व्यक्त करता है। कोई भी उसका गुण है, अवगुण है, सभी है जो कि मानव प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है, लेकिन पत्थर यहाँ पे एकदम शांत रहता है, मूक रहता है। हर स्थिति से गुजरते हुए अभी देखिए हर स्थिति से गुजरते हुए अभिव्यक्त नहीं करता। पत्थर कोई भी स्थिति से जाता है तो हर स्थिति का वह अभिव्यक्ति नहीं करता, लेकिन मनुष्य है कहीं से भी गुजरे, कैसे भी परिस्थिति हो तो वह उसे साधारण से आसान से बता देता है। मनुष्य की कविता में शब्द होते हैं, लेकिन पत्थर निशब्द कविता रचता है। देखिए मनुष्य झुककर नमन करता है, लेकिन पत्थर बिना माथा झुकाए प्रार्थना करता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन से पत्थरों की समानता और विषमता दोनों है। समझ गए आप लोग? पूछेगा कि मनुष्य और पत्थर में क्या समानता है और क्या विषमता है, तो यही आपको लिखना है। समानता कुछ बताना है और विषमता ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि क्या है मनुष्य और पत्थर में, तो दोनों है, समानता भी है और विषमता भी है, दोनों है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता से आप क्या सीखते हैं? देखिए यह एक ललित रचना है, आपको याद रखना है ललित रचना है। यहाँ पे कविता दिया क्वेश्चन में। इस कविता से हम लोग सीखते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति मौन रहकर कर्म करना चाहिए। सबसे पहले अपने लक्ष्य के जो भी आप गोल एक फिक्स किए हैं, तो गोल को अचीव करने के लिए आपको एकदम मौन होकर के और लगे रहना है, मेहनत करना है। किसी को ये नहीं बताना है कि हम इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मेरा ये रहेगा, तो ऐसा नहीं। किसी को टॉर्चर नहीं तो वही फिर बाद में टॉर्चर करेगा, देखो लड़का ये कर रहा था अभी क्या कर, तो ऐसा नहीं करना है। मौन रह करके और आपको अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करना है। अनेक प्रकार के झंझावतों को सहन करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। समझ गए आप लोग? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? लेखक नदी के तट पर बैठे रहते और क्या अनुभव करते हैं? देखिए उत्तर, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है। लेखक को क्या लगता है? लगता है कि जो जल है नदी में यह स्थिर है और तट ही बह रहा है। लेखक अनुभव करता है तो जल है ना, देखिए यह नदी है, तिस्मा है जो पानी जा रहा है, तो बताते हैं लेखक को ये अनुभव करते हैं ये जल तो स्थिर है, लेकिन जो नदी है नदी ही बह रहा है, ऐसा यह अनुभव करते हैं। उन्होंने देखिए और तट ही बह रहा है, उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं, और वह अनुभव करते हैं कि पानी तो वहीं का वहीं है, लेकिन तट के साथ हम जो तट पर बैठे हुए हम भी तट के साथ इधर बह रहे हैं, ऐसा लेखक अनुभव करते हैं। नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए, स्वयं में नदी की झलक देखते हैं, ऐसा लेखक का अनुभव होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है, PYQ में, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, और विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा आप लोगों के जो लिखा गया है गदखंड में कौन सी कहानी है? तो मछली कहानी। इसका भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सभी करा दिया गया है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो है जो कि आपको मिल जाएगा। सर्च कीजिएगा मछली बाई कृतज्ञ क्लासेज, मछली सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाई कृतज्ञ क्लासेज, इस तरह से सर्च कीजिएगा। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है 10th का 9th का, तो इस तरह से आप लोग सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं नदी हो गए, इस बात की पुष्टि करते हैं कि शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। उनकी रचना लेखक को प्रासंगिक लगी, अतः लेखक को शुक्ल की कविता याद आती है, विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है नदी के तट पर बैठे हुए। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है कि नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? इसका उत्तर देखिए, जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रही है, उसी प्रकार कविता भी मानव की जीवन संगिनी रही है। नदी में विभिन्न जगहों से जल आकर मिलते हैं और वह प्रवाहित होकर सागर में समाहित होते रहते हैं। हर दिन सागर में समाहित होने के बावजूद उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता।
कविता में भी विभिन्न विडंबनाएं, विभिन्न भंगिमाओं, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती है और तदाकार होती रहती है। जैसे नदी रिक्त नहीं होती वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। इस प्रकार नदी और कविता में लेखक समानता पाता है। देखिए लेखक जो यहाँ पे बताते हैं कि देखिए जिस तरह से नदी का जल है वह बहते रहता है, फिर भी नदी में रिक्त स्थान नहीं आता है, वहाँ पे जल रहता ही रहता है। इसी तरह से कविता की बात करें तो यहाँ पर भी कितना शब्द आए, कोई भी शब्द यहाँ पे देखिए, लेकिन उस शब्द की वजह से कविता में रिक्त स्थान नहीं आता है। इस प्रकार नदी और कविता में है जो कि समानता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है और क्यों? देखिए नदी और कविता के पास रहकर तटस्थ रह पाना संभव नहीं है। लेखक ऐसा बताते हैं कि नदी और कविता के पास रहकर तटस्थ रहना संभव नहीं है। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है, उनके साथ करती है। कविता में भी जाने कहाँ से कैसी कैसी बिंब मलाए शब्द भंगिमाएं, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती है और तदाकार होती रहती है। हम इसकी अभिभूति से बच नहीं सकते हैं। देखिए लेखक नदी और कविता के बारे में बताते हैं, जिस तरह से नदी का पानी बहता है तो अपने साथ सभी को भिगोए हुए ले जाता है, उसी तरह से कविता में भी देखिए तो कई शब्द आता है और उसको आपको समझना आवश्यक होता है। काव्यखंड का भी आप लोग देख लीजिएगा, काव्यखंड पूरा समाप्त है 10th का काव्यखंड में कितना चैप्टर, काव्यखंड में भी 12 चैप्टर और गद्यखंड में भी तो 12 चैप्टर समाप्त है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ज्वाइन जरूर कीजिए। और कैसा लगा आज का वीडियो ये भी कमेंट करके बताइए। ये 14 क्वेश्चन था, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, तो जरूर कमेंट करके बताइए। और अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन इस साइड में शो होता है दाहिना में, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।